हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में करने वाले हैं हम 100 प्रश्न, जहां पर ज़रूरत होगा वहां पर व्याख्या भी करेंगे। बता दें, यदि किसी क्वेश्चन में आपको संदेह लगे तो कमेंट में उसको टाइप करिए, और त्रुटि होगा तो सही बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के लिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लुभाया या ललचाया हुआ, वाक्यांश हेतु एक शब्द का चयन कीजिए। लुभाया या ललचाया हुआ के लिए बता दें, लुब्ध होगा, विकल्प ए सही है। लुब्ध होगा लुभाया या ललचाया हुआ के लिए एक शब्द। शाक्त उसे बोलते हैं जो शक्ति की आराधना करता है, उपासना करता है। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त कहलाता है, और युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला युयुत्सा कहलाता है। कृषक का पर्यायवाची शब्द है। कृषक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें होगा विकल्प बी हलधर। हलधर जो है कृषक का पर्यायवाची शब्द है। निद्रा का विलोम क्या होगा? निद्रा का विलोम क्या होगा? 4 विकल्प हैं, और विकल्प यहाँ पर सही है बी जागरण होगा। विकल्प बी सही है। आजादी का गुलामी होगा या बंधक होगा। अनिवार्य का विकल्प हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक होगा। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात करें। शुद्ध वर्तनी बताना है, इनमें कौन शुद्ध है? व्यवहार, व्यवहार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार हो जाएगा। आंगन इस तरह लिखा जाएगा, आंगन। ठीक है, और दुश्मन जो है यहाँ पर सही है। विकल्प बी सी विकल्प यहाँ पर सही है, दुश्मन। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। यहाँ पे अशुद्ध जो है इसको पहले अंडरलाइन करिएगा। अशुद्ध बताना है ज्योत्सना। बिल्कुल ज्योत्सना इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, ज्यो आधा त आधा स तब ज्योत्सना। ठीक है, यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है, आधा त रहेगा और आधा स रहेगा। बाकी ऊर्ध्व, जागृति और सुश्रुता ये तीनों सही हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, फूटी आंख नहीं सुहाना। फूटी आंख नहीं सुहाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए। जो फूटी आंख नहीं सुहाना यहाँ पे होगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगाना। चारों विकल्प में बिल्कुल अच्छा नहीं लगाना विकल्प डी सही है। हम आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहते, इसीलिए सही आंसर बता के आगे बढ़ते हैं। टाइम कम है तो मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करते हैं हम। सूरदास ने भ्रमण गीत में किसका वर्णन किया है? सूरदास ने भ्रमण गीत में किसका वर्णन किया है? तो निर्गुण ब्रह्म का उपासना। निर्गुण ब्रह्म का उपासना किया है उन्होंने, किसमें? भ्रमर गीत में। विकल्प ए जो है सही है, भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। और पुरुष कहानी हव कहो जसु पथावे पुत्र, किस कवि की पंक्ति है? यहाँ पर बताना है। बता दें, विद्यापति की पंक्ति है। विद्यापति को मैथिली का कोकिला कहा जाता है, मैथिली का। विकल्प सी सही है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताइए। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थे। कौन? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु? अमीर खुसरो के। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो जो हैं इस इनकी एक रचना है, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? नागार्जुन की रचना इनमें से कौन नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखों वाली, बुनी हुई रस्सी। हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें और बुनी हुई रस्सी। बता दें, बुनी हुई रस्सी जो है ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। इसके लिए इनको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, भवानी प्रसाद मिश्र को। बाकी हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें ये नागार्जुन की रचनाएं हैं। साधो सहज समाधि भली, साझो सहज समाधि भली काव्य पंक्ति इनमें से किसकी है? साधो सहज समाधि भली, यह जो काव्य पंक्ति है कबीर की है। विकल्प बी सही है। साकेत और यशोधरा प्रबंध काव्यों में काव्यत्व का तो पूरा विकास है, लेकिन प्रबंधत्व की कमी है, यह कथन किसका है? साकेत और यशोधरा प्रबंध काव्यों में काव्यत्व का पूरा विकास है, लेकिन प्रबंध की कमी है, यह कथन किसका है? तो बता दें, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी सही है। शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष यात्रा जो उपन्यास है इसकी लेखिका उषा प्रियंवदा है। विकल्प ए सही है। मधुशाला के रचनाकार का नाम बताइए। मधुशाला
जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश हरिवंश राय बच्चन की रचना है। विकल्प ए सही है। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। विकल्प ए सही है। कुमार गंधर्व का मूल नाम बताइए, कुमार गंधर्व का मूल नाम। ठीक है, मूल नाम क्या है? तो जो शिवपुत्र सड़ीदार रमैया कामकली है। शिवपुत्र सड़ीदार रमैया कामकली, विकल्प सी सही है। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? काले मेघा पानी दे है जो, यह किस विधा की रचना है? पहले तो बता दें यह धर्मवीर भारती की रचना है। इसकी धर्मवीर भारती की। और यह एक काले मेघा पानी दे जो है यह एक संस्मरण है। विकल्प ए सही है। यह 12वीं कक्षा का 13वां अध्याय है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की रचना है। काले मेघा पानी दे गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे गुड़ घानी दे काले मेघा पानी दे उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं, पहले भी आया है। धर्मयुग कहाँ से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक पत्र है? धर्मयुग जो है कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह प्रकाशित होता था बम्बई से। विकल्प ए सही है। कहाँ से? बम्बई से प्रकाशित होता था और यह एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, साप्ताहिक पत्र था और टाइम्स ऑफ इंडिया के समूह द्वारा यह प्रकाशित किया जाता था। नमक कहानी के लेखक लेखिका का क्या नाम है? नमक कहानी के लेखक जो हैं, लेखक या लेखिका कह रहा है तो सज्जाद रजिया सज्जाद जहीर जी हैं। विकल्प ए सही है। मियां नसरुद्दीन पाठ कृष्णा सोबती की किस रचना में संकलित है? मियां नसरुद्दीन पाठ जो है कृष्णा सोबती की किस रचना में? बता दें ये जो हम हसमद है यह 4 भागों में आया था। कृष्णा सोबती का है, 4 भागों में आया था और उसी में ये संकलित है, मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन नामक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? इसकी विधा क्या है? तो बता दें यह कृष्णा सोबती द्वारा रचित है और यह एक रेखा चित्र है। विकल्प डी सही है। मियां नसरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे? मियां नसरुद्दीन जो थे वह रोटी बनाने की कला में प्रसिद्ध थे, काफी प्रकार की रोटी ये बनाते थे। तो विकल्प डी सही है। आंखें में कैया भोलापन परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, यहाँ पेशानी का क्या अर्थ है? आंखें में काइया भोलापन पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, यहाँ पेशानी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पेशानी का मतलब है मस्तक या माथा। विकल्प डी सही है। किसका? पेशानी का मतलब। और इसको लाइन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था? मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था? तो समझा था अखबार नवीस। क्या समझा था? अखबार नवीस समझा था। विकल्प बी सही है। गलता लोहा, गलता लोहा पाठ के रचनाकार कौन है? बताना है। बता दें यह शेखर जोशी की रचना है। किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है गलता लोहा। विकल्प ए सही है। गलता लोहा किस विधा की रचना है? इसकी विधा बता दीजिए। गलता लोहा किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है। विकल्प डी सही है। ठीक, इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक रचना से जब उठाया तो उसका कई प्रश्न बना दिया है, तो अगला क्वेश्चन खराब हो जाएगा। गलता लोहा की क्या चीज़ है? यह एक कहानी है। किसकी? शेखर जोशी की। अजीब से क्या तात्पर्य है? अजीब से तात्पर्य जो है जो वह साहित्य है। विकल्प डी सही है। ठीक, क्या है? साहित्य है। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती पहले भी प्रैक्टिस में आ चुका है और यह त्रिलोचन जी का है। विकल्प बी सही है। किसका? त्रिलोचन का। चंपा कौन है? चंपा कौन है? तो यहाँ पे चंपा एक लड़की का नाम है। विकल्प ए सही है। नमक का दारोगा, नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दारोगा जो कहानी है इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। विकल्प ए सही है। नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? तो मिली थी बंशीधर को। विकल्प बी सही है। किसको? बंशीधर को। और 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, यह कथन किसका है? 40,000 नहीं 40,000 पर भी नहीं, यह कथन है बंशीधर का। किसका है? बंशीधर का है। विकल्प बी सही है।
आओ मिलकर बचाएं कविता के रचयिता कौन है? आओ मिलकर बचाएं जो है निर्मला पुतुल की रचना है। विकल्प ए सही है। आओ मिलकर बचाएं किसकी रचना है? निर्मला पुतुल की रचना है। धनुष की डोरी प्रतीक है किसका? धनुष की डोरी जो प्रतीक है यह शिकार का प्रतीक है। विकल्प ए सही है। पतंग कविता के कवि कौन है? पहले भी आ चुका है। पतंग कविता के कवि जो हैं आलोक धनवा जी हैं। विकल्प सी सही है। और कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? तो उसने भादो माह के बारे में कहा है। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ, तेज बौछारों के जाने के साथ भादों का महीना भी चला जाता है। पतंग कविता में आए शब्द शरद किसका प्रतीक है? पतंग जो आलोक धनवा की कविता है उसमें जो शब्द आया है शरद, वह किसका प्रतीक है? तो प्रकाश का प्रतीक है। विकल्प ए सही है। आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आलोक धनवा का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म है वह बिहार के मुंगेर में हुआ था 1948 को। विकल्प ए सही है। अच्छा, और इनके बारे में बताएं तो इनकी जो पहली कविता है जनता का आदमी है। जनता का आदमी इनकी पहली कविता है जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से इनको प्रसिद्धि मिली है। और इनका एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है। क्या चीज़ है? दुनिया दुनिया रोज बनती है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। इनकी एक पंक्ति पूछी जाती है बार बार, अगर जानना चाहें तो बता रहे हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या? मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन उधर जाना है। ठीक ना? जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है? मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन मुझे वहाँ जाना है। कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? कविता के बहाने जो कविता है उसके रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। विकल्प डी सही है, कुंवर नारायण। इनकी रचना एक रचना है चक्रव्यूह, हाँ, परिवेश हम तुम, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, बहुत सी रचनाएं हैं। बात की चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाना, इसका तात्पर्य क्या है? तो प्रभावहीन होना। विकल्प डी सही है। बादल राग के कवि कौन है? बादल राग जो रचना है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। विकल्प ए जो है सही है। किसकी रचना है? बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? कवि जो है बादल का आह्वान किस रूप में करता है? तो क्रांति के रूप में करता है। विकल्प बी सही है। और बादलों को अधीरता से कौन पुकार रहा है? बादलों को अधीरता से कौन पुकार रहा है? तो कृषक पुकार रहा है। विकल्प बी सही है। यहाँ पर रुद्ध कोश है, रुद्ध कोश है शब्द तोष। यहाँ रुद्ध का अर्थ क्या है? रुद्ध का अर्थ रुका हुआ। विकल्प ए सही है। रुद्ध का अर्थ क्या है? रुका हुआ। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यहाँ शीर्ण का अर्थ क्या है? जीर्ण बाहु है और शीर्ण क्या है? शरीर है। तो शीर्ण का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पे, क्या होगा? तो छीड़ होगा। ठीक है, क्या होगा? छीड़ होगा। विकल्प ए सही है। बादल राग कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, कविता में रण तरी किससे भरी होने की बात कही है? बादल राग कविता में रण तरी किससे भरी होने की बात कही है? तो उसने कहा है आकांक्षाओं को। किसको? आकांक्षाओं को कहा है। विकल्प बी सही है। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? बादल राग जो कविता है उसमें सुख को कैसा बताया गया है? तो बता दें अस्थिर बताया गया है कि स्थिर नहीं है। सुख क्या है? स्थिर नहीं है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, कभी कभी भी आप जब सुख हैं, सुखी हैं, खुश हैं, तो निश्चित है दुख आएगा। अगर दुखी हैं तो निश्चित है सुख आएगा। यहाँ पे रह के अपने आप को परेशान नहीं करना, बस टाइम के हिसाब से चलते जाना है। कहीं भी हैं आप, अगर सुखी हैं बहुत ज़्यादा तो दुख के लिए तैयार रहिए, कभी भी आ सकता है। और दुखी हैं तो सुख एक दिन आएगा, घबराइए मत। ठीक है, तो सुख को अस्थिर माना गया है, सुख स्थिर नहीं है। बादल राग किस प्रकार की कविता है? बादल राग जो है यह किस प्रकार की कविता है? तो यह प्रगतिवादी कविता है। विकल्प बी सही है। निराला ने किस छंद में रचनाएं लिखी हैं? निराला ने किस छंद में रचनाएं लिखी हैं? तो उनकी एक रचना है जूही की कली, वह मुक्त
मुक्त रचना है, विकल्प सी जो है सही है, मुक्त रचना इन्होंने की है। अ, मुक्त छंद में रचनाएं इन्होंने की हैं, ठीक है। और भी रचनाएं की हैं ऐसा नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से माने जाते हैं, ये मुक्त छंद के जनक कह लीजिए। बादल राग कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? बादल राग जो कविता है किस संकलन में संग्रहित है, मतलब संग्रह में संकलित है? तो वो है अनामिका। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सरोज स्मृति भी इन्हीं की है। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली जो है यह किसकी रचना है? यह तुलसीदास की रचना है। कवितावली दोहावली भैरवी रामायण रामचरितमानस किस भी से अभिप्राय कौन सा है? इनकी एक पूछा जाता है कि एक किस भाषा के रचनाकार हैं। अवधि और ब्रज दोनों में इन्होंने किया है। किस भी से तात्पर्य बताइए। किस भी से तात्पर्य है मजदूर। क्या है किसवी? किसवी का मतलब मजदूर। कवितावली उत्तरकांड से, कवितावली उत्तरकांड से में कौन सा छंद है? इसमें बताना है छंद, तो बताने कवित्त छंद है। विकल्प डी सही है, कवितावली उत्तरकांड से। कहीं कहीं सवैया छंद मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से कवित्त है। और कवितावली उत्तरकांड में किस शैली का प्रयोग किया गया है? कवितावली उत्तरकांड जो है इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो वो है अभिधात्मक शैली। विकल्प डी सही है, अभिधात्मक। लक्ष्मण मूर्छा और राम का मिलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम का मिलाप किसकी रचना है? तो यह रचना है तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की रचना है। विकल्प सी सही है। राम जी के एकनिष्ठ भक्त कौन थे? कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम सिहारो। विकल्प डी है हनुमान सही है यहाँ पर। राम जी के एकनिष्ठ भक्त हनुमान जी थे। और लक्ष्मण मूर्छा और राम मिलाप में किस रस और भाषा का प्रयोग हुआ है? किस रस और भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वीर रस है और भाषा क्या है? अवधि है। क्योंकि जो रामचरितमानस है ये अवधि भाषा में ही रचित है, तो भाषा अवधि हो जाएगी और रस जो है यह वीर रस है। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, यह पंक्ति किसकी है? जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, यह पंक्ति है कुंभकर्ण की। किसकी? कुंभकर्ण की पंक्ति है। विकल्प सी सही है। अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची बताना है, क्या है? बता दें, अनुपम का पर्यायवाची अनोखा है। विकल्प ए सही है, अनुपम अनुपम का अनोखा है। आधुनिक का विलोम। आधुनिक शब्द का विलोम प्राचीन है। विकल्प सी सही है। और किस शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? दो या दो से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? प्राध्यापक में, प्रावधान में, पुनरावेदन में, किसमें हुआ है? दुर्व्यवहार में हुआ है। विकल्प डी सही है। देखिए दुर, ठीक, एक उसका वी, ठीक है, ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ, ठीक है ना, उपसर्गों का प्रयोग दुर और वी। तो विकल्प यहाँ पे डी जो है सही है। अगर इसका पूरा संधि विच्छेद करें ना, तो देखिए एक तो होगा दूर, दूर, उसके बाद वी प्लस अव और उसके प्लस हार, ठीक है, ये होगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें दूर और वी मतलब एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प यहाँ पे डी वाला सही है। प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? प्रत्यय से निर्मित शब्द इसमें कौन है? प्रपात है, विचार है, शौकीन है, या फिर संसर्ग है? इन चारों में बताइए। बता दें शौकीन में जो है शौक के आगे इन लगा हुआ है, ई न, ठीक है, उपसर्ग इसमें। तो विकल्प सी सही है। प्रताप, विचार और सम। देखिए प्रताप में प्र उपसर्ग, वी उपसर्ग और सम उपसर्ग यहाँ पे है। सन मत करिएगा, सम उपसर्ग है। और इसमें क्या था? शौकीन में प्रत्यय था इन। विकल्प सी सही है। जो किसी जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? विशेषज्ञ होगा। जो किसी एक विषय का ज्ञाता हो उस विषय का वो क्या है? विशेषज्ञ है। धरती पर पैर न रखना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? धरती पर पैर न रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो होगा अति अभिमान करना, बहुत ज़्यादा अभिमान करना, यानी कि धरती पर पैर नहीं रखना का अर्थ है
समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द जलद जलद के अर्थ क्या है? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द जलद जलज और जलद के अर्थ क्या है? देखिए जब जल शब्द के आगे आप ज लगा देंगे, जैसे नीर, नीर मान लो, नीर तोय अम्बु पंकज, ये पंख, पंख मतलब कीचड़ हो जाएगा। नीर तोय अम्बु पानी, ये सब होता है जल का पर्यायवाची। और नीर है जो ना, नीर ये किसका है? जल का है। अगर इसके आगे ज लगा देंगे आप तो कमल का हो जाएगा। और इसके यहाँ पे अगर द लगा दिए तो हो जाएगा ये बादल का, और धी लगा दिए तो बन जाएगा समुद्र का। ठीक ना? तो अब यहाँ पे पूछ क्या क्या रहा है कि इसका अर्थ क्या है? तो देखिए जलज मतलब जल, कमल जल से उत्पन्न होने वाला, शंख भी कहाँ से उत्पन्न होता है? जल से। मोती भी कहाँ से? जल से। तो ये तीनों जलज के हो गए। और जलद जो पानी देता हो, ठीक है, पानी देता हो। और जो जल देने वाला बादल और कर्पूर, ये तीनों जो हैं जलद के परिवाची परिवाची नहीं अर्थ हैं। यानी कि ये तीनों जो होंगे इस शब्द युग्म के अर्थ होंगे। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सा शब्द अयोग उद्योग का अनिकार्थी शब्द है? उद्योग का अनिकार्थी शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो उद्योग मतलब यहाँ पे कारखाना हो जाएगा। विकल्प डी सही है अनिकार्थी शब्द में। प्रथा प्रथा युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रथा प्रथा शब्द युग्म शब्द का सही अर्थ बता दें। इसमें रिवाज, रिवाज, रीति रिवाज, कुंती रीति। तो जानते हैं ये प्रथा जो है ना, प्रथा एक कुंती जो पांडव की थी माता जी, उनका एक नाम था। और प्रथा जानते हैं आप क्या होता है? रीति होता है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? संकेतार्थक वाक्य इसमें इस चारों में कौन सा है? अगर प्रियतम मेरा मित्र है, प्रियतम मेरा मित्र है। यदि तुम चाहो तो मैं चलूं, इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, यदि तुम चाहो तो मैं चलूं, ये सही होना चाहिए। ठीक, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, हो सकता है, संभावना व्यक्त कर रहा है। राजेश अपना कमरा साफ करो, आदेश दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सही होगा? विकल्प बी सही होगा। चार मीनार कहाँ है? यह प्रश्नवाचक सब वाक्य है। और यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? स्वाधीन, स्वागत, स्वस्ति और स्वल्प। तो क्या बताना है कि यण संधि से। तो स्वाधीन क्या हो जाएगा? स्व, और धन क्या हो जाएगा? स्व धन अधीन। ठीक है, स्व धन अधीन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बन गया? यहाँ पे हो गया दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, और पूछा क्या था? यण नहीं है, तो ये वाला विकल्प सही है, यण संधि नहीं है इसमें। और स्वागत में हो जाएगा इसका सुधन आगत। ठीक है, तो ये यण संधि होगा स्वल्प में सुधन अल्प, और स्वस्ति में सुधन अस्थि। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। चौकीदार ने चोरों को पकड़ा, इस वाक्य का कर्म वाच्य रूप क्या है? चौकीदार ने चोरों को पकड़ा, या चौकीदार के द्वारा चोर को पकड़ा गया, इस वाक्य का कर्म वाच्य के रूप में अगर चेंज करेंगे तो चौकीदार ने चोरों को पकड़ा, ठीक, चोर को पकड़ा, इसका जब कर्म वाच्य बनाएंगे चौकीदार के द्वारा चोर पकड़ा गया। देखिए कहाँ चौकीदार चोर पकड़ने में कामयाब हुआ? चौकीदार से चोर पकड़ा गया, या चौकीदार के द्वारा चोर पकड़ा गया? चौकीदार चोर पकड़ा, तो ये इस सब नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प बी वाला। स्त्री बोधक अव्यय से निम्नलिखित शब्द नहीं है। स्त्री बोधक अव्यय के कौन से शब्द नहीं है? लेखिका स्त्री लिंग शब्द है, पड़ोसिन भी है। अब बहनोई, बहनोई होता है जेंट्स। ठीक है, अगर बात करेंगे सबके होंगे तो ये अगर ये संज्ञा जो है ये क्या होगा? ये जेंट्स के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन ये शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये भी इसमें पूछ रहा है स्त्रीलिंग कौन नहीं है? स्त्री बोधक प्रत्यय, तो ये तीनों हैं, तो भवदीप जो होगा स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं होगा। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानना है। स्वर्ण आहार, स्वर्ण हार, स्वर्ण से निर्मित हार, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, सत नजा, सत नजा, सात प्रकार के अनाजों का, सत नजा सात प्रकार के अनाजों का समूह, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक,
आवश्यक के उपरांत नहीं, जो बहुत आवश्यक है। ठीक है, जो बहुत आवश्यक है, अत्यावश्यक होगा। और तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। निम्न शब्दों में से परिमाण दर्शक समुच्चय बोधक शब्द हैं। निम्न शब्दों में से परिमाण दर्शक समुच्चय बोधक शब्द कौन है? तो सो है। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी सही है, सो। ठीक है, परिमाण दर्शक समुच्चय बोधक शब्द कौन है? तो सो है, विकल्प बी सही है। जिन शब्दों से परिणाम का पता चले उसे परिमाण सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो सो क्या है? परिमाण सूचक, परिमाण दर्शक कह सकते हैं। और जानना चाहें तो देखिए, कारण इस कारण भी है, और अतः, इतयो, फलतः, परिणाम स्वरूप, इसलिए, अन्यथा, ये सब चीजें जो हैं परिणाम वाचक हैं। विलोम युग्म सही है। विलोम युग्म इनमें से कौन सा सही है? अनादर, निरादर, या अनूठा, बेजोड़, या फिर इशारा, शयन, या फिर गौरव, लाघव। तो बता दें, गौरव का विलोम लाघव, विकल्प सही है, डी वाला। ठीक है, देखिए, आदर और निरादर। ठीक है, आदर का क्या होता है? निरादर होता है। आदर का निरादर होता है, और अनादर दोनों विलोम होता है। आदर का दोनों विलोम है। अनूठा का जो होगा विलोम, वो सामान्य होगा। क्या होगा? सामान्य होगा। और बेजोड़ का विलोम जोरदार होगा। ठीक है, इशारा का क्या हो जाएगा? सूचना होगा विलोम। ठीक, तो यहाँ पे विकल्प डी जो है सही है, गौरव का लाघव है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसके अर्थ का युग्म सुमेलित नहीं है? हाथ पैर फैलाना मतलब मांगना, रंग उड़ाना मतलब हैरान होना, रंग उड़ना मतलब हैरान होना, सिर घूनना मतलब मारपीट करना, और शिकार होना मतलब मारा जाना। तो जो विकल्प सी है वही सही है, सिर घूनना का मतलब मारपीट करना नहीं होगा। इसका अर्थ होना चाहिए पश्चाताप या दुख के कारण बहुत अधिक दुख प्रकट करना। ठीक है, पश्चाताप के कारण बहुत अधिक दुख प्रकट करना। और तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? प्रभुता पाहि काहि मद नाही, इसका अर्थ है उच्च पद प्राप्त करके किसी घमंड नहीं होता। प्रभुता पाहि, उच्च प्राप्त पद प्राप्त करके, काहि मद नाही, किसी घमंड नहीं होता। विकल्प सी जो है सही है। और निम्न में से तद्भव तत्सम का पद कौन सा सुमेरित नहीं है? सुमेरित नहीं वाले को अंडरलाइन करिएगा। और पत्ता, पत्ता का तत्सम पत्र, नींबू का निम्बक, पानी का दूध नहीं होता है। पानी जो है खुद तत्सम है, इसका तद्भव होगा पानी, पानी का पानी होगा। दुग्ध का तद्भव तत्सम होगा दुग्ध। ठीक है, ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, और ये तत्सम है, ये तत्सम है। पंछी का क्या होगा? पक्षी होगा। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। पानी का तत्सम पानी का तत्सम पानी होगा, दूध का तत्सम दुग्ध होगा। तब घर में बैठे रहें, तब वो घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। ये पंक्ति किसकी है बताना है। तो बता दें, बनारसी दास जैन की पंक्ति है। विकल्प सी सही है। कबीर ने अपने काव्य प्रतीक कहाँ से नहीं चुने? कबीर ने अपने काव्य प्रतीक कहाँ से नहीं चुने? उन्होंने जीवन जगत से लिया है, हस्तकला से लिया है, बुनकर थे वो, काम से, नाथपंथियों से लिया है, चित्रकला से नहीं लिया है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। किसने 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने का क्रम अपने काव्य ग्रंथ में किया है? वह कौन थे? वह जायसी जी थे, मलिक मोहम्मद जायसी एवं उस्मान। विकल्प सी सही है। सूफी ग्रंथ और उस ग्रंथ के नायक गलत हैं, मतलब यहाँ पे ग्रंथ का नाम उसके नायक का नाम दिया हुआ है। कौन सा गलत है इनमें से बताना है। चंदायन का लोर सही है, सत्यवती कथा का ऋतुपर्ण है, और पद्मावत का रत्नसेन है। ये तीनों सही है। मृगावत का मनोहर नहीं है। अब बता दें, मृगावत जो है कुतुबन की रचना है। ठीक है, और पद्मावत जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है।
चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। गलत विकल्प पहचानना है। यहाँ पर गलत विकल्प कौन सा है? कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, यह सुंदरदास जी ने कहा, बिल्कुल सही है। इन्हें वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। निर्गुण ब्रह्म सत्य रज तम से पृथक नहीं है, यह बात जो है गलत है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अ, गलत विकल्प यहाँ पे पहचानना था। ज्ञानाश्रयी नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। कबीर के यहाँ जो भावात्मक रहस्य हैं यह सूफियों की देन है, ये सही है तीनों। विकल्प भी यहाँ पर गलत था। जायसीकृत पद्मावत में पद्मावती का क्या नाम था? जायसीकृत जो पद्मावत है इसमें पद्मावती का क्या नाम था? तो गंधर्व सेन था। विकल्प बी सही है, गंधर्व सेन। ठीक ना। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता नंदुलारी वाजपेयी जी हैं। विकल्प बी सही है। असंगत विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। एक तरफ तो रचना दिया गया है, दूसरी तरफ रचनाकार। प्रभाकर मानचे का मेपल है, सही है। भारत भूषण अग्रवाल का उतना वह सूरज, ये भी सही है। और हरि नारायण व्यास की रचना मृग और तृष्ण है। राम विलास शर्मा की रचना नहीं है छाया मत छूना, ये रचना है छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर का। किसका है? गिरिजा कुमार माथुर का। तो विकल्प कौन सा? डी वाला जो गलत था। आगे के संपादन काल में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? तो 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। 1943 में, 1951 में, 1959 में और 1979 में हुआ था 4 सप्तकों का प्रकाशन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि चौथा सप्तक का है? प्रत्येक सप्तक में 7 7 कवि हुए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है चौथे सप्तक का कौन है इन चारों में, तो बता दें। चौथे सप्तक का नंद किशोर आचार्य जी थे। विकल्प सी यहाँ पर सही है। बाकी विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण और मदन वात्स्यायन, ये तीनों जो हैं तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। नंद किशोर आचार्य जो थे चौथे तार सप्तक के थे। तो विकल्प डी वाला यहाँ पर सी वाला सही है। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर क्या है? सही है। हम तो सारा का सारा आकाश लेंगे जीवन, हम तो सारा का सारा आकाश लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपर्युक्त पंक्ति जो है किसकी है? यह पंक्ति बता दें, रघुवीर सहाय की है। विकल्प डी यहाँ पर सही है, याद कर लीजिए। हम तो सारा का सारा आकाश लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। प्रयोगवाद शैली विद्रोह है। प्रयोगवाद शैली क्या है? विद्रोह है। यह कथन किसका है? प्रयोगवाद शैली विद्रोह है, यह कथन डॉक्टर नागेंद्र जी का है। विकल्प ए सही है यहाँ पर। ये उस्मान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। काव्य पंक्ति किसकी है? ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं चूक। यह काव्य पंक्ति अज्ञेय की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एक गधे की आत्मकथा अन्नदाता जैसी चर्चित रचनाओं के लेखक कौन है? एक गधे की आत्मकथा अन्नदाता जैसी चर्चित रचनाओं के लेखक कृष्णचंद्र हैं। कौन है? कृष्णचंद्र। विकल्प ए यहाँ पर सही है। मेरी कहानी आत्मकथा किसने लिखी? मेरी कहानी जो है यह जवाहरलाल नेहरू की रचना है। विकल्प ए सही है, मेरी कहानी। अपू का संसार के लेखक कौन है? अपू का संसार जो रचना है यह सत्यजीत राय का है। विकल्प ए सही है। और सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ? सत्यजीत राय का जन्म हुआ था कोलकाता में। विकल्प बी सही है, कोलकाता में। बादशाह अंगूठी के लेखक का नाम बताइए। बादशाह अंगूठी जो है सत्यजीत राय की रचना है। विकल्प ए सही है। पहलवान चांद के गुरु का नाम बताइए। पहलवान चांद के गुरु का नाम बादल सिंह था। पहलवान की ढोलक से यह रचना है। विकल्प सी सही है। पहलवान की ढोलक के रचनाकार
फणीश्वरनाथ रेणु हैं। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत सारी और भी रचनाएं हैं। जैसे बात करें तो मैला आंचल, मैला आंचल भी इन्हीं की रचना है। परती परिकथा, परती परिकथा, ठीक। दीर्घ तपा, ठीक है। जुलूस, ठीक। वन तुलसी का गंध, वन तुलसी का गंध भी इन्हीं की रचना है। नेपाल क्रांति कथा, कई बहुत सारी रचनाएं हैं। याद करना है तो इतना याद कर लीजिए। ये रहे आज का ये 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे वह कमेंट में डाल दीजिए, उसका सलूशन देने का कोशिश करेंगे हम। ठीक है, अगर त्रुटि हो जाए तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना बताएं उतना करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।